आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज और आपके साथ हूं मैं अंजना राठौर। खबर लगातार में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र में पिछले कई दिनों से चल रहे घमासान का अब अंत हो चुका है। बीजेपी के साथ शामिल होकर एकनाथ शिंदे सरकार बनाने जा रहे हैं और खुद मुख्यमंत्री पद की शपथ भी ले चुके हैं। शिंदे की ताजपोशी के लिए उन्हें समर्थन देने वाले सभी विधायक भी मुंबई लौट सकते हैं, क्योंकि विधानसभा में शक्ति परीक्षण होगा और शिंदे गुट को अपना बहुमत साबित करना होगा। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने कल महाराष्ट्र विधानसभा का एक विशेष सत्र बुलाया है, जिसमें शिंदे सरकार को बहुमत साबित करना है। हालांकि मौजूदा जो आंकड़े नजर आ रहे हैं उनमें साफ दिख रहा है कि आसानी से शिंदे गुट के बीजेपी के साथ मिलकर अपना बहुमत साबित कर लेगा। दरअसल 21 जून को अचानक शिवसेना के खेमे में हलचल मची और धीरे धीरे 39 विधायक पार्टी से बागी होकर सूरत होते हुए गुवाहाटी और फिर गोवा में डेरा जमा लिया। बीजेपी का कंधा मिलते ही इनके हौसले परवान चढ़ने लगे और कल ये बागी गुट महाराष्ट्र की सत्ता पर काबिज हो गया। बागी गुट पिछले 10 दिनों से लगातार ये दावे कर रहा है कि उसके पास बहुमत है, लेकिन फ्लोर टेस्ट अब तक नहीं हो पाया है। इसीलिए महाराष्ट्र के राज्यपाल ने नई सरकार को कल बहुमत साबित करने को कहा है, जिसकी तैयारी एकनाथ शिंदे ने पहले से ही कर ली है। शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे का दावा है कि उन्हें 50 विधायकों का समर्थन हासिल है, जबकि बीजेपी के पास कुल 106 विधायक हैं। इसके साथ ही 11 और विधायक भी एकनाथ शिंदे के साथ हैं। अगर इन सभी विधायकों को मिलाते हैं तो ये बहुमत से 23 ज्यादा हैं। यानी बीजेपी और शिंदे गुट का दावा सही साबित हुआ तो नई सरकार भारी बहुमत से जीत हासिल करेगी। इसके अलावा कल विधानसभा के अध्यक्ष का भी चयन होगा। ये पद बीजेपी के हिस्से में गया है। बता दें कि उद्धव ठाकरे के इस्तीफे के बाद खबर थी कि महाराष्ट्र की सियासत के चाणक्य कहे जाने वाले देवेंद्र फडणवीस ही अगले सीएम होंगे, लेकिन ऐन वक्त पर एकनाथ शिंदे के नाम को आगे कर बीजेपी ने सभी को चौंका दिया है। इसके बाद शिंदे ने फडणवीस की जमकर तारीफ की, जिसमें उन्होंने कहा कि देवेंद्र फडणवीस ने बड़ा दिल दिखाया है। खुद 106 विधायकों की पार्टी होते हुए भी मुझे मुख्यमंत्री बनाया है। यहाँ तक कि बीजेपी के इस फैसले से राजनीति के दिग्गज शरद पवार भी गच्चा खा गए हैं। उन्होंने कहा कि आज किसी ने नहीं सोचा था कि एकनाथ शिंदे सीएम बनेंगे। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं मणिपुर की। मणिपुर के नोनी जिले में सेना के कैंप पर भूस्खलन से सेना के 7 जवानों समेत 14 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 25 जवान अभी भी गायब हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। बता दें कि मणिपुर लैंडस्लाइड से भारी तबाही हुई है। भारी बारिश की वजह से बुधवार रात अचानक पहाड़ दरका और भारतीय सेना का कैंप तबाह हो गया। जिस वक्त यह हादसा हुआ, कैंप में बड़ी संख्या में जवान मौजूद थे। वहीं डीजीपी पी डोंगल का कहना है कि 23 लोगों को बाहर निकाला जा चुका है, जिसमें 14 की मौत हो चुकी है। बाकी लोगों की तलाश की जा रही है। सेना के जवान, रेलवे के कर्मचारी, गांव वाले और मजदूरों को मिलाकर लगभग 60 लोगों के दबे होने की आशंका है। कल दिन भर चले ऑपरेशन के बाद सेना के 7 जवानों के शव निकाले गए, जबकि 13 जवानों को सुरक्षित बचाया गया। खराब मौसम की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में काफी दिक्कत हो रही है। गौरतलब है कि मणिपुर के नोनी जिले में इम्फाल जिरवन रेलवे लाइन के निर्माण कार्य का काम चल रहा था, जिसकी सुरक्षा के लिए सेना के जवानों को तैनात किया गया था। टेरिटोरियल आर्मी की 107 कंपनी लैंडस्लाइड की चपेट में आई हैं। वहीं रेस्क्यू ऑपरेशन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपनी नजर बनाए हुए हैं। साथ ही पीएम मोदी ने मणिपुर के सीएम वीरेंद्र सिंह से बातचीत की है और हर संभव मदद का भरोसा दिया है। बात करेंगे महाराष्ट्र में उठापटक सियासी तूफान। शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे की शपथ के बाद ये थम चुका है, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने बीजेपी और शिवसेना के झगड़े को और ज्यादा बढ़ाने का काम कर दिया है। शिवसेना लगातार आरोप लगा रही है कि ईडी का डर दिखाकर विधायकों को बगावत के लिए मजबूर किया जा रहा है। इसी बीच अब शिवसेना नेता संजय राउत ईडी की पूछताछ के लिए पेश होने जा रहे हैं।
इससे पहले उन्होंने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से प्रदर्शन नहीं करने की अपील की है। शिवसेना नेता संजय राउत ने अपने ट्वीट में लिखा है, मैं आज दोपहर 12 बजे ईडी के सामने पेश होने जा रहा हूं। मुझे जारी किए गए समन का मैं सम्मान करता हूं और जांच एजेंसी का सहयोग करना मेरा कर्तव्य है। मैं सभी शिवसेना कार्यकर्ताओं से अपील करता हूं कि वो ईडी दफ्तर के बाहर जमा न हो, चिंता मत कीजिए। बता दें कि इससे पहले भी ईडी ने संजय राउत को नोटिस जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन राउत पेश नहीं हुए थे। उन्होंने कहा था कि इस सियासी संकट के बीच मैं ईडी के सामने पेश नहीं होऊंगा, मैं पूछताछ के लिए जरूर जाऊंगा लेकिन अभी नहीं। राउत ने ईडी से वक्त मांगा था, जिसके बाद ईडी ने फिर नया नोटिस जारी कर उन्हें 1 जुलाई को पूछताछ के लिए बुलाया था। टोक्यो ओलंपिक में अपनी मेहनत से कमाल दिखाते हुए गोल्ड मेडल जीतने वाले नीरज चोपड़ा एक के बाद एक रिकॉर्ड बनाते नजर आ रहे हैं। हाल ही में हुए पूगू नुर्मी एथलीट्स में नीट में रजत पदक जीतने और राष्ट्रीय रिकॉर्ड स्थापित करने के बाद उन्होंने एक बार फिर से 89.94 मीटर का राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। साथ ही उन्होंने डायमंड लीग में सिल्वर मेडल अपने नाम किया है। डायमंड लीग में अपने 89.94 मीटर के शानदार थ्रो के साथ 24 वर्षीय नीरज चोपड़ा ने 89.30 मीटर का अपना ही राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ दिया है। उन्होंने हाल ही में ये रिकॉर्ड जून के महीने की शुरुआत में तुर्की में बनाया था और पूर्व नुर्मी खेलों के दौरान ये रिकॉर्ड बनाया गया था। खास बात यह है कि इस दौरान भी नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल अपने नाम किया था। दरअसल गुरुवार को स्टॉकहोम में प्रतिष्ठित डायमंड लीग मीट में नीरज चोपड़ा ने अपने पहले ही प्रयास में 89.94 मीटर का थ्रो करते हुए 89.30 मीटर की अपना ही राष्ट्रीय रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। फिलहाल ये उनका डायमंड लीग मीट में रिकॉर्ड भी बना, लेकिन ज्यादा देर की टिक नहीं पाया। ग्रेनाड के विश्व चैंपियन एंडरसन पीटर्स ने अपने तीसरे प्रयास में 90.31 मीटर का थ्रो करते हुए एक नया मीट रिकॉर्ड बना दिया है। इसके बाद नीरज चोपड़ा अपने पहले प्रयास के बाद उससे बेहतर करने में असफल रहे और उन्हें सिल्वर मेडल से ही संतोष करना पड़ा। देश में आज एलपीजी सिलेंडर इस्तेमाल करने वालों को बड़ी खुशखबरी मिली है और इसके दामों में बड़ी कटौती की गई है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में 198 रुपए तक की बड़ी कटौती की गई है। 19 किलोग्राम वाला सिलेंडर 198 रुपए प्रति सस्ता होने से इसका फायदा जनता को मिलेगा। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज 19 किलोग्राम वाला एलपीजी सिलेंडर 198 रुपए प्रति सस्ता हुआ है। वहीं मुंबई में इसके दाम में 190.50 रुपए की कटौती की गई है। कोलकाता में इसके दाम 182 रुपए सस्ते हुए हैं, जबकि चेन्नई में 19 किलोग्राम वाला कमर्शियल गैस सिलेंडर 187 रुपए सस्ता हो गया है। आज इंडियन ऑयल का इंडियन सिलेंडर दिल्ली में 198 रुपए सस्ता हो गया है और इसके रेट 2219 रुपए हो गए हैं। वहीं हालांकि घरेलू एलपीजी गैस यानी 14.2 किलोग्राम वाला सिलेंडर ना सस्ता हुआ है और ना ही महंगा हुआ है। ये अब भी 19 मई वाले रेट से ही मिल रहा है और इसके उपभोक्ताओं को कोई राहत नहीं मिली है। केरल के तिरुवनंतपुरम में एक बाइक सवार शख्स सीपीआई-एम मुख्यालय पर बम फेंक कर फरार हो गया। सीपीआई-एम मुख्यालय पर बम से हमले की जानकारी के बाद पुलिस मामले की जांच में लग गई है। वहीं गुरुवार देर रात कार्यालय में बम फेंके जाने के बाद सीपीआई कार्यकर्ता पार्टी मुख्यालय के बाहर जमा हो गए। सीपीआई-एम मुख्यालय पर बम से किए गए हमले में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। सामने आई सीसीटीवी फुटेज में एक शख्स को गुरुवार देर रात सीपीआई पार्टी के मुख्यालय के सामने आकर अपनी बाइक को पीछे मोड़ते देखा जा सकता है। वहीं तभी यह शख्स अपने हाथों में बम निकालकर पार्टी मुख्यालय की इमारत पर फेंक कर फरार हो जाता है। माकपा के राज्य सचिव ने बम से किए गए हमले पर कहा है कि एकेजी सेंटर पर किए गए इस हमले से कोई यूडीएफ भड़काने की कोशिश कर रहा है। फिलहाल मामले के हाई प्रोफाइल होने के कारण पुलिस ने घटना की जानकारी मिलते ही जांच शुरू कर दी है। वहीं पुलिस सीसीटीवी के आधार पर बम से हमला करने वाले शख्स की पहचान करने के साथ ही वाहन की जांच में जुट गई है। महाराष्ट्र की सत्ता अब शिवसेना की बागी विधायकों के नेता एकनाथ शिंदे के हाथों में आ चुकी है।
अपनों की बगावत के बाद शिवसेना चीफ उद्धव ठाकरे को सीएम पद से इस्तीफा देना पड़ा, जिसके बाद शिंदे ने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाने का ऐलान किया और मुख्यमंत्री पद की शपथ भी ले ली है। इसके बाद से ही एकनाथ शिंदे शिवसेना के निशाने पर हैं। अब शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के संपादकीय में पूरे घटनाक्रम का जिक्र किया है और पूछा है कि सत्ता तो पाली, लेकिन आगे क्या। शिवसेना ने सामना में लिखा है कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद एक पल में मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। वे भी कुछ समय रुककर लोकतंत्र की जीत के लिए आंकड़ों का खेल खेल सकते थे। विश्वास मत प्रस्ताव के समय भी हंगामा खड़ा करके कुछ विधायकों को निलंबित करवा सकते थे, सरकार बचा सकते थे, लेकिन उन्होंने वो रास्ता नहीं चुना और अपने शालीन स्वभाव के अनुरूप भूमिका अपनाई है। जिन्होंने दगाबाजी की वे करीब 24 लोग कल तक उद्धव ठाकरे की जय जयकार किया करते थे। इसके आगे भी कुछ समय तक दूसरों के भजन में व्यस्त रहेंगे। सामना में आगे राज्यपाल और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी जिक्र किया गया है। संपादकीय में लिखा गया है कि राज्यपाल और न्यायालय ने सत्य को खूंटी पर टांग दिया और निर्णय सुनाया, इसीलिए विधिमंडल की दीवारों पर सिर फोड़ने में कोई अर्थ नहीं था। पार्टी से बाहर निकलकर दगाबाजी करने वाले विधायकों के खिलाफ दल बदल कानून के तहत कार्रवाई शुरू करते ही सर्वोच्च न्यायालय ने उसे रोक दिया और दल बदल कार्रवाई किए बगैर बहुमत परीक्षण करें, ऐसा कहा। इसीलिए विधिमंडल की दीवारों पर सिर फोड़ने में कोई अर्थ नहीं था। दल बदलने वाले पार्टी के आदेशों का उल्लंघन करने वाले विधायकों की अपात्रता से संबंधित फैसला आने तक सरकार को बहुमत सिद्ध करने के लिए कहना संविधान से परे है। वहीं संपादकीय में फडणवीस को डिप्टी सीएम बनाए जाने पर भी सवाल उठाए गए हैं। राजस्थान के उदयपुर में टेलर कन्हैया लाल की निर्मम हत्या के मामले में अशोक गहलोत सरकार एक्शन में आ गई है। गहलोत सरकार ने उदयपुर के एसपी और आईजी को हटा दिया है। उधर कन्हैया लाल की हत्या में शामिल दोनों आरोपियों को अजमेर जेल शिफ्ट कर दिया गया है। बता दें कि राजस्थान सरकार ने उदयपुर के एसपी मनोज कुमार और आईजी हिंगलाज दान को हटा दिया है। वहीं 10 जिलों के एसपी बदले गए हैं और विकास शर्मा उदयपुर के नए एसपी होंगे। इससे पहले राजस्थान सरकार ने लापरवाही के आरोप में उदयपुर के एएसआई को सस्पेंड कर दिया था। एएसआई भंवर लाल ने ही कन्हैया लाल की शिकायत पर समझौता कराया था। कन्हैया लाल की हत्या के मामले में पुलिस पर लापरवाही का आरोप लग रहा है। दरअसल कन्हैया लाल ने पत्र लिखकर पुलिस को शिकायत दी थी कि उन्होंने लगातार जान से मारने की धमकी मिल रही थी, जिसकी शिकायत पुलिस से की थी। इतना ही नहीं, उन्होंने पुलिस से सुरक्षा की मांग भी की थी, लेकिन पुलिस ने सुरक्षा देने के बजाय दोनों पक्षों में समझौता करा दिया। कन्हैया लाल के बेटे ने भी आरोप लगाया था कि पुलिस ने अगर समय रहते सख्त कार्रवाई की होती तो उनके पिता जिंदा होते। इतना ही नहीं, कानून व्यवस्था के मुद्दे पर बीजेपी भी लगातार गहलोत सरकार को घेर रही है। बता दें कि कन्हैया लाल की हत्या में शामिल दोनों आरोपी गौस मोहम्मद और रियाज को अजमेर जेल शिफ्ट कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि खुफिया विभाग ने आशंका जताई थी कि दोनों की जिंदगी को खतरा हो सकता है। खुफिया विभाग ने ये चेतावनी कोर्ट में पेश की, जिसके बाद दोनों आरोपियों को अजमेर की हाई सिक्योरिटी वाली जेल में शिफ्ट कर दिया गया है। बात करेंगे पंजाब की। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बुधवार को विधानसभा के बजट सत्र के दौरान महिलाओं के लिए एक बड़ा ऐलान किया है। सीएम ने घोषणा की है कि राज्य की आर्थिक स्थिति ठीक हो जाने पर महिलाओं को 1,000 रुपए दिए जाएंगे। मान ने कहा है कि महिलाओं का डेटा लिया जा रहा है, वित्तीय स्थिति ठीक होते ही उनके खातों में पैसे भेज दिए जाएंगे। वहीं विपक्ष नेता प्रताप सिंह बाजवा ने इस दौरान जेलों के सुधार और गैंगस्टर को पकड़ने के लिए 500 करोड़ रुपए की मांग की थी, तो सीएम ने कहा जेलों में खासा सुधार किया जाएगा। वहीं सीएम ने भ्रष्टाचार मामले में कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि बड़ी पार्टी में शामिल होने से कोई नेता बख्शा नहीं जाएगा। कांग्रेस के कई मंत्री गिरफ्तारी से बचने के लिए हाईकोर्ट के पास जा चुके हैं। मान ने आगे कहा कि पिछली सरकार ने लोगों को भगवान भरोसे छोड़ दिया है। शिक्षा और सेहत के क्षेत्र में सब कुछ प्राइवेट कर दिया गया है और सरकारी स्कूलों और सरकारी अस्पतालों पर ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है। साथ ही मान ने कहा, मैं समाज में खुशहाली लाने के लिए राजनीति में आया हूं। वहीं पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने राज्य की आप सरकार का पहला बजट पेश कर दिया है। सत्ता में आने के मात्र 30 दिन बाद ही सरकार को बजट पेश करने का मौका मिल गया।
अपने चुनावी वादे के अनुसार सरकार ने बजट में हर महीने 300 यूनिट फ्री बिजली देने का ऐलान किया है। इसके अलावा सरकार ने शिक्षा के बजट में भी बढ़ोतरी की है। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। देखते रहिए राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज।